नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे थे कि आपके लिए केबीएस पेडोलॉजी की स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं जो कि आपके रिवाइज पैटर्न पर आधारित है। तो टाइम को ज़ाया न करते हुए हम देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और हमें पढ़ना क्या है। तो आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है विकास के प्रमुख सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। तो विकास के कुल कितने सिद्धांत दिए गए हैं, किस प्रकार से सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है उसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं तो निरंतरता के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? निरंतरता का सिद्धांत सततता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी सतत रूप से जो विकास का क्रम है उसे निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत भी किया जा सकता है, कहा जा सकता है। अगर सततता का सिद्धांत कहते हैं तो इसमें होता क्या है? इसमें निरंतर क्या होने लगते हैं? परिवर्तन होने लगते हैं, जो कि अविराम गति से चलता रहता है। जैसे पीपल का पौधा है, पहले छोटा पौधा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, फिर सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यानी परिवर्तन की गति और जो मात्रा है प्रत्येक चरण में क्या क्या होती है? प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न होती हैं। अगर प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न होती हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद हो जाती है। उदाहरण अगर देखें तो आप देखते हैं कि प्रथम 3 वर्ष में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में पड़ जाता है तो उसके बाद वो गति, विकास की गति क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। ठीक है, अगर विकास की गति मंद पड़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। और स्किनर ने निरंतरता के सिद्धांत में ही ये बताया है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर और दूसरे स्लाइड में देखते हैं कि दूसरा सिद्धांत कौन सा है। दूसरा सिद्धांत गति का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है? गति का सिद्धांत है। अब गति के सिद्धांत में देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो डगलस और हालैंड एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण दिया है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में क्या होती है? विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। ठीक है, या इसको व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो उदाहरण इसमें हम ये दे सकते हैं कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। यही है गति का सिद्धांत। अब आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं कि अगला सिद्धांत क्या है। अगला सिद्धांत जो है क्रम का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत क्या है? क्रम सिद्धांत है। और क्रम सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो क्रम सिद्धांत को हम देखेंगे कि क्रम सिद्धांत में होता क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा विकास होता है, और वह विकास निश्चित क्रम में होता है। इसमें मुख्य वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने क्रम का सिद्धांत का समर्थन किया था वो थे सर्ले, सेल और पियाजे। इन्होंने अपने परिणामों से सिद्ध किया कि भाषा संबंधी जो विकास होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं। उदाहरण अर्थात 32 से 36 माह का बालक वृत्त को उल्टा करना सीख जाता है, और 60 माह का बालक वृत्त को सीधा करना सीख जाता है, और 72 माह का फिर बालक उल्टा सीख जाता है। इसी प्रकार जन्म के समय में यह केवल रोना जानता है। बच्चे क्या होते हैं? जन्म के समय में रोना जानते हैं, लेकिन 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह में वही बालक आनंद की ध्वनि करने लगता है,
और 7वें माह में वो अपने पापा पिता के लिए पा, बा, दा आदि शब्द का प्रयोग करने लगता है। और यही क्या है, यही है आपके क्रम का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत जो है दिशा का सिद्धांत, ठीक है। इसे निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत भी कहते हैं या विकास की दिशा का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में हम देखेंगे क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, और सिर से जब पैर की दिशा में होता है तो उस सिद्धांत को हम मस्त बोधमुखी सिद्धांत कहेंगे, और उसके बारे में हम आगे स्लाइड की ओर पढ़ेंगे। अब उदाहरण से समझें कि जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। आप जानते हैं जब बालक जन्म होता है तो कुछ दिनों तक बालक की आंखें क्या होती हैं, बंद रहती हैं। तो यानी सबसे पहले वह आंखों पर समन्वय स्थापित करता है, उसके बाद वह सिर पर समन्वय स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है, और पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर क्या करना सीख जाता है, नियंत्रण करना सीख जाता है, और 6 माह में वो अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। आप देख रहे हैं ये जो दिशा का सिद्धांत चल रहा है वो सिर से पैर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। 9वें माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12वें माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने, ठीक है, चलने लगता है, और 12वें माह में वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। और शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष बाद आप देख रहे हैं वह बालक क्या कर रहा है, खड़ा होना सीख गया है। और 18 माह के बाद बालक क्या करने लगता है, चलना सीख जाता है। तो इसी सिद्धांत को हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक मस्त बोधमुखी सिद्धांत पढ़ेंगे और दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे समीप दूरामुखी सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि उस दोनों सिद्धांत किस प्रकार से हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला जो सिद्धांत है हमें पढ़ना है मस्तबोधमुखी, अधोमुखी या सिफ्लोकाउडल। सिफ्लोकाउडल में क्या होता है, जो विकास होता है, आप देख रहे हैं ये सिर बना है, सिर से पैर की ओर ये विकास होता है, सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है। यानी विकास ऊपर से कहाँ की ओर हो रहा है, नीचे की ओर। जब सिर से पैर की ओर विकास होता है तो उसे बोलते हैं सिफ्लोकाउडल। अब इसमें आप देखेंगे विकास हमेशा सिर से पैर की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे सिफ्लोकाउडल थ्योरी भी बोलते हैं। यानी इसमें अब अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले सिर पे नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ पे नियंत्रण करना सीखता है, फिर हाथ पे नियंत्रण करना सीखता है, और फिर पैर पर नियंत्रण करना सीखता है। तो आपको ये आशा होगी कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम इसमें क्या है। दूसरा नियम देखेंगे निकट दूर नियम, या इसे बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टियल थ्योरी, या इसे बोलते हैं समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, या इसे बोलते हैं अधोगामी सिद्धांत। अब इसमें क्या होगा, इसमें विकास केंद्र से सिरों की ओर होगी। जैसे अगर बात करें कि हाथ का विकास होने से पहले सबसे पहले बाजू ही तो बनेगा, कि सीधे हाथ ही बनेगा, नहीं, सीधे बाजू ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, निकट दूर नियम या अधोगामी सिद्धांत। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले नियम की ओर, और हमारा 5वां जो नियम है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत है। अब वो सिद्धांत देखेंगे किस प्रकार से है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग की ओर, फिर अंग के भागों की ओर चलना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीख जाता है, ठीक है। उदाहरण से अगर समझें तो वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों को साथ चलाना सीखता है। इस प्रकार का विकास के बारे में कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को क्या बनाता है, संभव बनाता है। तो आप देख रहे हैं कुप्पुस्वामी का ये कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ी रीजनिंग एबिलिटी भी आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगला सिद्धांत क्या है। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत किस प्रकार से है। इस सिद्धांत के अनुसार
बालक क्या होता है, बालक के जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किस प्रकार से संबंधित होंगे, एक उदाहरण से समझते हैं। आप देखते हैं जब बालक का शारीरिक विकास होता रहता है तो उसके साथ साथ उसकी रुचियों का भी विकास होने लगता है, ध्यान के केंद्रीकरण आने लगते हैं और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। उसी के साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है जो कि एक मानसिक विकास है। ठीक है। अतः गैरिएसन ने लिखा है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर क्या करता है, बल देता है। तो ये आपका गैरिएसन का सिद्धांत है। यानी अगर स्वस्थ, अरस्तु ने क्या कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। तो आप देख रहे हैं शारीरिक जो है मानसिक क्रिया से क्या है, संबंधित है, जिसे परस्पर संबंध का सिद्धांत हम कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर अगला सिद्धांत जो है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आप ये जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लोगों को बोलना पसंद है, कुछ लोगों को कम बोलना पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। इसका मतलब उसमें क्या पाई जा रही है, व्यक्ति विभिन्नता पाई जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे क्या देखेंगे कि जो प्रत्येक बालक होता है, प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। उसमें अपनी व्यक्तिक विभिन्नता होती है। जैसे एक ही आयु के दो बालक या दो बालिकाएं, एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक विभिन्नता उपस्थित होती है, दृष्टिगोचर होती रहती है। आपको दिखेगी कि कुछ बच्चे अलग तरीके से होते हैं, कुछ बच्चे अपने भाषा को व्यक्त कर लेते हैं, कुछ बच्चे शांत रहते हैं। तो ये व्यक्तिक विभिन्नता है। ठीक है। अब देखिए, तो व्यक्तिक विभिन्नता के संबंध में स्किनर ने क्या कहा था। आप जानते हैं स्किन बार बार बदलती रहती है, तो यानी विकास के स्वरूपों में क्या होती है, व्यापक व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है। अगला सिद्धांत जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पैटर्न भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पैटर्न का सिद्धांत कहते हैं, या मॉडल सिद्धांत कहते हैं, या क्या कहते हैं, या प्रतिदर्श का सिद्धांत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलाक ने लिखा था, क्या लिखा था, कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमान समान प्रकार से होते हैं। यानी प्रत्येक जात, चाहे वह पशु हो या मानव हो, जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण ही करेंगे। जैसे हम समझेंगे, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं का विकास प्रतिमान एक ही होता है। यानी आप जानते हैं सबसे पहले जब बच्चा होता है तो वो रोना स्टार्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं प्रारंभ में शिशु क्या करता है, केवल लेटा रहता है। तो आप जानते हैं हर जगह के बच्चे, चाहे अफ्रीका के बच्चे हों, चाहे अमेरिका के बच्चे हों, चाहे वेस्ट इंडीज के बच्चे हों, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, सब क्या करेंगे, सब प्रारंभ में लेटे ही तो रहेंगे कि चलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको कहेंगे कि ये किसका सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये हरलाक महोदय हैं, इनका सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, हरलाक महोदया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की स्लाइड में हमें क्या बताया गया है। अब अगला सिद्धांत देखेंगे कि अगला जो सिद्धांत है विकास का, वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिमाओं का सिद्धांत है, प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वह समान प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने के पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करते हुए अपने हाथों को सामान्य रूप से क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे समान एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो हरलाक का कथन क्या था कि विकास सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर सिद्धांत है। जैसे आप समझते हैं कि एक पौधा जब बनता है तो सबसे पहले बीज होता है, बीज से अंकुरित होकर पौधे के रूप में बदलता है, ठीक है। ऐसे ही शिशु भी होते हैं। शिशु क्या होते हैं, सबसे पहले जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण से ही क्या बनते हैं, शिशु का निर्माण होता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं और अगला और अंतिम सिद्धांत क्या है। अंतिम जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये बात आपको हमने पहले भी समझाई थी, ठीक है, कि जो वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी इन दोनों में अंतःक्रिया का सिद्धांत पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रैंक ने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए स्किनर ने अपने क्या सिद्धांत दिए हैं, तो आप देखेंगे स्किनर ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। स्किनर ने अपने क्या सिद्धांत दिए हैं, तो स्किनर के सिद्धांत को हम समझेंगे। यहाँ पे आपके स्किनर जी हैं। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा था कि इन शब्दों में ये कहा था कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अगर दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग मिलता है, जन्मजात योग्यताएं बालक के विकास को भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और इस विषय में गैसेल ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना अधिक है जितना मानव जाति है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी ख़त्म हो चुका है। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए और समझ के पढ़िए ताकि आपको ये बातें याद रहें। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक के साथ फिर से हम इसी समय कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं। तो कृपया आप अच्छे तरीके से पढ़िए।